अच्छा जी, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, तमीज़ से बात करें जी बच्चों। इस एंट्री के लिए फरमाएं, अगर तो वो कुछ ना कहे तो जैसे बचपन से करते आ रहे हैं 55 तक वैसे ही करें। लेकिन कुछ बच्चों की ना जिद है कि सानू नहीं पता, हमें यहाँ पर एसिड लिखकर ही तसल्ली होगी, तो ब्रैकेट में लिख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका फ़र्क इससे क्या है, यहाँ पर एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट किया जा रहा है, यहाँ पर नहीं किया जा रहा। अगर आप इसी से ही रिलैक्स होते हैं तो आप एसिड लिखें, ठीक है जी। दूसरे में आए ऐसे ही, अब थोड़ा सा बरकत पड़ जाएगी फिर जगह में भी। 7 13 और एसिड, ठीक है जी, लिख लें आप। अब थोड़ी तसल्ली हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। अब एसिड की कमी ही है, ये इंपेयरमेंट लॉस का आना दरअसल एसिड की कमी ही है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हम इसको तो आगे करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में जाके हो सकता है मैं एंट्री ही यही करवा दूंगा आपको। मेरे को इंपेयरमेंट लॉस को डायरेक्ट एसिड में क्रेडिट करो, क्योंकि प्रॉफिट पे एडजस्टमेंट देखनी होती है, एसिड लायबिलिटीज को एडजस्ट करके लिखना होता है, तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा लिख लो। मेरे स्टूडेंट का मशवरा अच्छा था तो उसको हम मानते हुए लिख लेते हैं। फ़र्क तो कोई नहीं ना पड़ता इससे, क्योंकि आज मैंने फ़र्क दूसरा बता दिया है ना, इसलिए अब मैं ये कह सकता हूँ। डन जी, चलें आगे। हाँ भाई दसो भाई, एलिमिनेशन मेथड है, 2 एंट्रीज होंगी। जैसे डेप्रिसिएशन के वक्त होती थी, रिवेंज के वक्त होती थी, सवाल डिफरेंट है। इस सवाल के अंदर 200 रुपए की क्यूमुलेटिव इकट्ठी हुई पड़ी है, करो ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर करनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट 200 से। और अगली एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एसिड क्रेडिट। आसान हो गया काम। लेकिन करना ये नहीं है जब तक वो कहे ना एलिमिनेशन मेथड या अल्टरनेट मेथड, ओके। तो रेवोल्यूशनरी सरप्लस डेबिट, इंपेयरमेंट इंपॉर्टेंट लॉस पीएनएल में डेबिट, और एसेट ही क्रेडिट। यानी जब एसेट को आपने छेड़ दिया है डेप्रिसिएशन को ले जाकर, तो फिर उसी को ही रीस्टेट करें, फिर डायरेक्ट ही पहले ही छेड़ दिया आपने। तो ये कौन सा मेथड आ गया जी? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, या अल्टरनेट मेथड कह लें। मैंने दोबारा लिख लिया, हालांकि ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन चलो। ठीक है बच्चों, तो डिफ़ॉल्ट मेथड, दोनों एग्जांपल्स, इनके दरमियान में एक लाइन खींचें ताकि ये वक्री हो जाएं। यू गाइज नो द मीनिंग ऑफ वक्री? इसको अलग-अलग को कहते हैं बेटा। अच्छा जी, ठीक है भाई, समझ आती है बात। चलो फिर अब रिवर्सल तक भी इस बात को ले ही चलते हैं। फिर रिवर्सल तक ये कौन सा तरीका होता है जी? ये डिफ़ॉल्ट मेथड होता है। डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब ये है कि हमेशा यही लगाएंगे, ठीक है जी, अनलेस कि वो एलिमिनेशन का नाम ले ले, ठीक है। ओके डन। टेक द पिक्चर्स इफ यू वांट। वे समझ लग गई, देखिए साइड पे हो पाए तुसी जी। जी बेटा, क्या बेटा? हाँ, ब्रैकेट में एसिड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं ना। तो उसमें फर्क ये है, पहले वाली एंट्री। लेकिन आपको इसलिए तो मैंने ऐसे करवाया, खाम खा के मसलों में ना पड़ो। ये तरीका ये है, लिख के ब्रैकेट में एसिड लिख लिया करो अपनी तसल्ली के लिए, लिख के ब्रैकेट में एसिड लिख लिया करो तसल्ली के लिए, ताकि इसको इससे फर्क कर सको, ठीक है। हाँ जी, चलें आगे। चलो फिर केड़े सवाल सन? गालिब तो दूजा
जाजिब गालिब, जाजिब गालिब, जाजिब गालिब, कहाँ गए गालिब? कच्चा पपीता पक्का पपीता, वही गल हो गई। जाजिब गा कितने ने पाए ने? आ गए, आ गए, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, आ गए, आ गए। ये कौन सा भाई मेथड? डिफॉल्ट। ये कौन सा है जी? डिफॉल्ट। और मैंने आपसे पर्चे में कह दिया कि प्लीज एलिमिनेशन मेथड से ये एंट्रीज कीजिए। मैंने कह दिया और आप कर रहे हैं, जल्दी करें, हरी आप। एलिमिनेशन, वहां क्या लिखा था? अल्फाज वही ले आऊं, यही लिखा था ना, अल्टरनेट मेथड, ताकि आपको लगे कोई नई चीज आ गई है। दोनों लिखे थे। चलो भाई फिर यहीं से ले जाते हैं। चलो छोड़ो, अल्टरनेटिव मेथड, एलिमिनेशन मेथड। मुश्किल लगा? निकल जाओ फिर क्लास से। सवाल लब दो मैनू, मेहरबानी ताड़ी। सर ये तो कोई बात नहीं, तो नई चीज लग रही है। वहां पर अल्टरनेटिव ऊपर लिखा हुआ था, नीचे एलिमिनेशन था। ये नई चीज है, नया कहाँ नया कॉन्सेप्ट है। चलो चलो मेरे बच्चों, फटाफट करो। आज तो आपको सिखाया सिर्फ इंपेयरमेंट के वक्त ये मेथड, लेकिन रिक्वायर कर रहा हूं आपसे दोनों के वक्त। शाबाश, हिम्मत करो, गलत ही होगा ना। एक सफ़ा ज़ाया होगा, 6 महीने बचेंगे, सौदा आपके हाथ में है, करना है तो कर लें। अब सब कर रहे हैं एंट्रीज, है ना। नफ़े का सौदा ही लग रहा है, एक सफ़ा ज़ाया करके 6 महीने बचा लें। बातें ना करें, हर कोई अपने अपने कब्र की और पर्चे की तैयारी खुद करे। मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? करो ना, खुद करो। 6 महीने बचाओ, सफ़ा ज़ाया करो। पैकेज लगाया मैंने आज, सफ़ा ज़ाया करो, 6 महीने बचाओ, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आने वाली औलाद के लिए। टाइम बचाओ ना। यानी कि रिवर्सल के वक्त भी दो और इंपेयरमेंट के वक्त भी दो। यस, हमेशा ही वही। जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस आता था या लॉस आता था, पहले ट्रांसफर की एंट्री होती। तो जिंदगी आसान ही है, मुश्किल नहीं है, इसीलिए इसको एंड पे रखा था। जो पहले दिन मैं दोनों मेथड बता देता तो अभी तक फिर घूम ही रहे होते, चारों टायर होते भी होंगे हाल तक। हालांकि था कुछ भी नहीं इसमें। हाँ जी, पहले क्वेश्चन 5 की एंट्रीज कर ली। ओके, बाकी आधी से ज्यादा क्लास ने कर ली है चू नक्का, इसलिए बाकी रुक जाए। अब फिर अगले पे जोर लगाएं आप। इधर देखें जी, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल 31 दिसंबर 22 पर इंपेयरमेंट लॉस आया है। तो इस दिन जब इंपेयरमेंट लॉस आया है, बुक करते हुए एलिमिनेट कर दो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। और वो कितनी है? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने डेबिट की, एसेट आपने क्रेडिट कर दिया 20 से। उसके बाद लॉस आया है तो एसेट क्रेडिट करो और लॉस को बुक कर लो। तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट डायरेक्ट ही। कितने से? 16। ठीक हो गया जी। अब 2 साल और गुजरे और यहां पर क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आ गया। काम फिर वही करना है, लेकिन अब बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह से। याद करो, आखिरी इंपेयरमेंट पर जो पड़ा था बैलेंस इसमें, वो तो एलिमिनेट होकर नील हो गया था ना।
तो यहाँ पर फिर क्या पड़ा होगा, इन दोनों डेट्स के दरमियान बैलेंस डेप्रिसिएशन का, और वो कितना है 16। ठीक है, तो 16 से एक्डेप डेबिट कर दो। हैं क्या हुआ बच्चे? रिवर्सल इंपेयरमेंट के वक्त किधर से सवाल आया है? इंपेयरमेंट के वक्त क्या किया? एलिमिनेट कर दी डेप्रिसिएशन जितनी पड़ी थी एक्यूमुलेशन काउंट के अंदर और एसिड को कम कर लिया। रिवर्सल के वक्त क्या करें? अब जो पड़ी है उसको फिर एलिमिनेट करें और फिर एसिड को बढ़ा लें। ठीक है, लेकिन वर्किंग उसी तरीके से करनी है। वर्किंग से हमने ये 16 की फिगर 12 की फिगर सही वाली निकालनी है, गड़बड़ ना कर देना। वो रूल अपनी जगह पे है। ठीक है, मैं बड़े स्लो करा रहा हूं इसीलिए कि कोई मसला है भी तो निकल जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसिड क्रेडिट कितने से? 16 से, क्योंकि यहां तक 20 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी ना, एक्यूमुलेट हुई पड़ी थी, वो ट्रांसफर एलिमिनेट कर दी थी, जीरो हो गई थी। तो फिर जब यहां पर दोबारा जरूरत पड़ेगी एलिमिनेट करने की, तो ये तो कोई नहीं है। आगे बढ़ो तो आगे सिर्फ ये डेप्रिसिएशन आ रही है जो आज तक इकट्ठी हुई होगी। तो 16 रुपए से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, तो ये महज एक हसीन इत्तफाक है, महज एक हसीन इत्तफाक है कि ये इंपेयरमेंट लॉस और यही अच्छा इत्तफाक है। ओके, रूल ना बना के आ जाना, तो की पता मजा है। अगले सवाल में भी ऐसे ही हो, कहीं रूल ही है जी। उसके बाद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट है, एसिड बढ़ा है, एसिड डेबिट, ये तो आसान है उल्टा, सुभान अल्लाह, लेकिन ये नहीं करना। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, अच्छा वैसे ऑप्शन है, अल्टरनेट है, तो कर तो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा चीज़ें कम ही रहें, तो सिखा दिया ज़रूर, दोनों ही सही हैं जी। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ये भी कहाँ जाएगा? पीएनएल में जी। 12 भाई, बाकी एंट्रीज हैं सवाल में, अपनी जगह हैं। ठीक है, बस क्या हुआ है कि इंपेयरमेंट लॉस की एक एंट्री की बजाय अब 2 एंट्रीज, रिवर्सल की भी एक एंट्री की बजाय अब 2 एंट्रीज। ठीक है, चलो अब आता है ना चैलेंज। शुरू कर दें। ये देखें जी, ये काम करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। क्या करना है? पेस्ट। क्या करना है? पेस्ट। पेस्ट नहीं करते होते, पेस्ट बोलो, पेस्ट। चलो खेती करें। इधर भी आज 2 एंट्रीज, हो रिवर्सल मॉडल में भी 2 एंट्रीज। हिम्मत करें, ऐसे शक्लें ना बनाएं, माथों पे बल ना डालें, जल्दी करें, हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, जिंदगी एंड थोड़ी हो जाएगी गलत हो गया तो। बेटा बाकी सारी एंट्री सेम है। 1 मिनट, कपास के सारे काश्तकार तवज्जो फरमाएं। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 100, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट 10, कितने गया? एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट 31/5, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन डेबिट क्रेडिट 27, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 7। ये अलग अलग है मेरे ख्याल से, 2 साल आधी हुई होगी। 27 से 7 की एंट्री नहीं होनी, मैंने गलत बोला, फिगर गलत बोला, वाला एंट्री ये 2 दफा होगी, हो के एसिड यहां पहुंच गया। अब इंपेयरमेंट आई तो ये मेथड भी वही चल रहा है। अब क्या करेंगे? ये सारा तो आपने मुझसे पूछ लिया, अब क्या करेंगे? अब रिवैल्यूएशन हुई थी, उसकी एंट्री हुई थी, अपनी जगह कायम है, वो यहां पर नील हो गया था सब कुछ। अब जब यहां आएंगे तो इस दिन तक तो वैसे ही सब नील हो गया था, तो इन दोनों डेट्स के दरमियान 27 ही एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, यही उठाएंगे। करें आप जो भी करना है, आप सारा पूछ लिया फिर। ये क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या 2 नुक्ते ऐसे ही बनाए हैं? करो, जल्दी करो। बाकी सारी एंट्रीज जैसे आज तक होती हैं वैसे ही होंगी। ठीक है,
हाँ जी, कितने बच्चों ने डन कर लिया? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी लोगों ने अब अगली दफा करना है? ओके, इधर देखो, रीवैल्यू इंपेयरमेंट लॉस आ गया है। वर्किंग ने बताया है कि इंपेयरमेंट लॉस आ गया है, आ नहीं रहा, आ गया है। अब सुबह तवज्जो रखे साथ वाले को, हाँ, इंपेयरमेंट लॉस आ नहीं रहा, आ गया है। अब मेथड उसने कहा एलिमिनेशन वाला यूज करो, तो हमने कहा मसला ही कोई नहीं। एलिमिनेशन का मतलब जितना एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस पड़ा है वो उड़ा देंगे और लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो हम इधर आए तो मॉडल कौन सा है? रीवैल्यूएशन। और 31 दिसंबर 21 पर एसेट रीवैल्यू हुआ था, तो रीवैल्यूएशन पर ऑलरेडी ये एक बार डेप्शन एलिमिनेट होकर नील हो गई थी। अब 31 दिसंबर 23 पर खड़े होंगे तो इस 21 और 23 के दरमियान जो अरसा गुजरा है सिर्फ इसकी डेफिनेशन एक्यूमुलेटेड पड़ी होगी, तो उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट ट्रांसफर, ठीक है। तो उसकी एंट्री होगी एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 27। ये 10 नहीं ले लेना, ये ऑलरेडी एलिमिनेट होकर एक बार नील। जैसे पहले एक रिवैल्यूएशन होती थी और उसके बाद दूसरी रिवैल्यूएशन होती थी, तो पिछली रिवैल्यूएशन तक की डेफिनेशन तो वैसे ही एलिमिनेट हो चुकी होती थी, ये वैसा ही है, ठीक है जी। बेटा मेरा दिल कर रहा था असल में, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से? 27 से। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस आया है, इंपेयरमेंट लॉस आया है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को उसने डेबिट किया है, पीएनएल को डेबिट किया और अब एसेट को ही क्रेडिट कर दिया। रीवैल्यूएशन तरतीब वही रखें जी सर जी, हमारी तरतीब वही रखें। सबसे पहले एसेट को क्रेडिट कराएं। हेलो भाई, एसेट क्रेडिट कितने से? 29.4। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 20। उसके बाद इम्पेयरमेंट पहले पुत्र करना तो सीख लो, क्यों कर रहे हैं। अगली एंट्री रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आ रही है। इस दिन भी वो कहता है एलिमिनेट, अगर कहेगा तो जाएंगे इस तरफ ना, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज कर रहे हैं तो बेटा जो दिल करे वो करो। अल्टरनेट है, अल्टरनेट का मतलब क्या है? एल लो या एल लो, स्पेसिफाई ना करे तो, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्सल आ रहा है इस दिन, एलिमिनेशन मेथड है, तो पहले एक्यूमुलेट को ट्रांसफर करना है। अब कोई रिवैल्यूएशन पहले हुई है या इंपेयरमेंट पहले हुई है, चूंकि एलिमिनेशन मेथड है तो उस दिन तक की डेफिनेशन एलिमिनेट हो गई होगी, तो अब उस दिन से ऑनवर्ड्स की डेफिनेशन एक्यूमुलेटेड में पड़ी होगी। ओके, तो हमने जब देखा तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं बल्कि इंपेयरमेंट थी, दोनों में से कोई भी हो जाए, ठीक है। इंपेयरमेंट यहां पे हुई थी, इसका मतलब यहां पर बैलेंस एलिमिनेट होकर नील हो गया था, ठीक है। अब यहां पर इन दो डेट्स के दरमियान की डेफिनेशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी और वो कितनी है? 18.6। तो 18.6 से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 18 उसके बाद एसेट बढ़ गया, एसेट डेबिट 8.5 से, फिर सरप्लस क्रेडिट 5 से, फिर रिवर्सल ऑफ इंपॉर्टेंट क्रेडिट पीएनएल में 3.5। लो भाई कर लो कमाइयाँ, एज ए पिया अल्टरनेट मेथड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी आई के, अपने पता नहीं क्यों डाल दिया इसे। अच्छा, अब मैं ओपन हूँ आप लोगों के सवालात के लिए, मैं बात शुरू करूँगा। 4 सवालों को ही पकड़ा हुआ मैंने, है ना? अच्छा है ना? समझ जो रहे हैं, कोई बात नहीं। आज अगर ये समझ आ जाए तो अच्छी बात है, पास पेपर 2 तो कल भी हो सकता है। जी, असल में मैं हंसी से रहा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों के, ये भाई कहता है कल के पास पेपर 2 को तो सर नज़र ही लग गई है। नज़र क्यों लग गई है? नज़र से बचा हुआ है वो, नज़र लगी होती तो हो चुका होता अब तक जी काम उसका। जी बच्चों,
कैसे नहीं समझ आती? जब अल्टरनेट मेथड है तो वो है ही कौन सा? एलिमिनेशन। इम्पेयरमेंट के दिन जब बाय डिफॉल्ट तो नहीं ऐसा होगा, बाय डिफॉल्ट ऐसा किया भी नहीं है भाई, कहाँ पे नील किया इसको? हाँ तरह लग रहा है, हाँ जी हाँ, लेकिन ये खुले आम नहीं जा सकता वापस, सिर्फ रिवर्सल हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट तक जा सकती है, ये फर्क होता है। यानी असल में ना कहानी ये रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट में फर्क क्या है? डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट का फर्क तो समझ आ गया ना। अब आते हैं रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट के फर्क की तरफ। बताया भी था इम्पेयरमेंट सिर्फ तब होगी जब कोई इंडिकेशन आएगी, और रिवर्सल भी तभी होगी जब कोई इंडिकेशन आएगी। अच्छा, इम्पेयरमेंट भी सिर्फ डाउनवर्ड जाती है, अपवर्ड नहीं आ सकती। अपवर्ड भी सिर्फ तब तक वहां तक की इजाजत है जहां तक रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस कर रहे हो, गेन नहीं बुक कर सकते। जबकि रीवैल्यूएशन एक मॉडल है जिसके लिए इंडिकेशन की जरूरत नहीं है, आप हर साल चाहें तो रीवैल्यू करें। अब रीवैल्यूएशन पे वो लॉस में जाए या आसमानों में पहुंच जाए, आपको इजाजत है, आप उसके गेन को भी बुक करोगे। तो ये फर्क है ना दोनों में। अकाउंटिंग एंट्रीज उसी जैसी हैं लेकिन चीज तो सेम नहीं है ना। फिर एक बार सुन लो, आखिरी बार अब सुन लो। डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट का फर्क समझ आता है ना? इसको तो ना एक्सप्लेन करूं कि करूं? डेप्रिसिएशन हर साल होनी है, बगैर किसी इंडिकेशन की होनी है, एसेट इस्तेमाल होना है, डेप्रिसिएट होना है। ओके, कहानी खत्म। अब आते हैं इंपेयरमेंट की तरफ। इंपेयरमेंट सिर्फ तब होगी जब इंडिकेशन आने पर, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने पर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो। ठीक है, और ये सिर्फ क्या है? डाउनवर्ड जा सकती है। और अगर हालात बेहतर हो जाएं तो अपवर्ड सिर्फ वहां तक ला सकते हैं कि अगर कोई प्रीवियसली बुक्ड लॉस था तो उसको रिवर्स कर ले। गेन बुक करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, इंडिकेशन आया, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, एसेट इंपेयर हो गया, नीचे चला गया। फिर इंडिकेशन आया, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, रिकवरी बेहतर हो गई, रिवर्सल हो गया। लेकिन रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है, गेन बुक नहीं करना। अब आते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ। रीवैल्यूएशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कहता है एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाओ। अब फेयर वैल्यू पे ले जाते हुए लॉस आए चाहे गेन आए, दोनों तरफ जा सकता है, उसकी कोई कदगन नहीं है। इस पे पाबंदी है हमें, इसको हम आगे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, हाँ अगर रीवैल्यूएशन मॉडल वाला सवाल हो तो वो जैसा बन जाता है, और बाकी का रीवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है, वो जो गेन होता भी है वो कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो फिर भी नहीं जाता। ठीक है ना, तो मिलती जुलती चीजें होती हैं, कोई मसला नहीं है। आप जिंदगी आसान रखें। मैं बच्चे कहने के ऊपर ये बात कर दी ना, तो बस एसिड की कमी और एसिड का बढ़ना, सॉरी ये दोनों कमी है, एसिड की कमी, एसिड की कमी, क्या लिख दिया? एसिड क्रेडिट ब्रैकेट में लिखा, लेकिन ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो चीज मुनफरिद करती है एलिमिनेशन मेथड से, वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना बैलेंस इंपेयरमेंट के दिन पड़ा होगा, लाइक रीवैल्यूएशन, उसको एलिमिनेट कर देना। दिस इज नॉट रीवैल्यूएशन बट दिस इज लाइक रीवैल्यूएशन। ठीक है, सही है। तो इसको ट्रांसफर किया, इंपेयर कर दिया, अब डायरेक्ट एसेट को हिट करो। ट्रांसफर किया, इंपेयर कर दिया, डायरेक्ट एसेट को हिट करो। ठीक है, तो फर्क भी तो रखना था ना, इसलिए मैंने यहां पे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस लिखा था। इन दो सवालों में कोई मसला नहीं, तो फिर आगे चलें उनमें, जरा वो सामने रख लूं, कोई सवाल है तो पूछें। लॉस डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। मैंने आपको प्रूव किया था एक बार कि ये प्लस क्यों लिखते हैं। अगर हम ये ना लिखें तो असल में हमारा एक्चुअल जो गेन लॉस है वो गलत हो जाता है। असल में एसिड यूज भी तो हुआ है ना थोड़ा सा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एंट्री क्यों नहीं कर रहे होते थे? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट वहाँ पे बढ़ता था और वहीं पे कम हो जाता था, पीएनएल डेबिट पीएनएल क्रेडिट हो रहा होता था। याद है वो प्लस की एंट्री? नहीं याद तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, याद है तो बस ठीक है। उसको हमने कम इसलिए करना है कि एक्चुअल वाला जो गेन लॉस निकले एट द डे एंड, उसको हम मैच कर सकें। अब ये सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल में देखना है, इंपेयरमेंट में तो मैंने ये वाला लिखा ही नहीं है कॉस्ट मॉडल में। ठीक है ना, कॉस्ट मॉडल के अंदर तो है नहीं। रीवैल्यूएशन मॉडल आ जाए तो फिर तो सवाल ही वही सेम बन जाता जैसा पहले करते थे। लॉस आया है, आगे चलेगा प्लस प्लस प्लस, ये क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल है पहले की तरह। और ये है तो मैंने इसको गायब ही कर दिया। मैंने कहा बस छोड़ो, ये करना ही नहीं है, हम तो वर्किंग करेंगे अपनी यहाँ पे। ठीक है, कब करेंगे आप ये मेथड यूज? जब वो कहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे थोड़ा सा ना, आपने घर पे जब सॉल्यूशन देखना है तो आपको थोड़ा सा मसला आना है, जरा वो हल कर लें अभी। ठीक है, मैंने आपके साथ एक बात की हुई है कि मैं आपको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट दूंगा जब हम 50 से ऊपर लेक्चर्स में फिर रहे होंगे, क्योंकि वो मैंने कॉन्सेप्ट देना है आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में। उससे पहले देने का फायदा नहीं है, वो पूरी पिक्चर तभी सामने आती है ना। सिर्फ ओसीआई समझा के मैं क्या अपने गले में मुसीबत डालनी है?
ओसीआई से आगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी तक चीजें पहुंचाऊंगा तभी समझ आएगी आपको। अब एक दो बार मेरे मुंह से निकला भी था, जान के सही, लेकिन निकला भी था कि जब रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है ना या डेबिट होता है, तो ये क्रेडिट या डेबिट होना दरअसल ओसीआई में डेबिट या क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको अभी समझ आ नहीं सकता, ना समझने की कोशिश करनी है, ना जहन पे जोर देना है, ये मेरे जिम्मे है इंशाल्लाह। 55-56 लेक्चर के आसपास जिस दिन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शुरू करेंगे, पहला दिन माफ करके दूसरे दिन ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये एंट्री जो रीवैल्यूएशन सरप्लस को हिट करती है, ये एंट्री आपको आईके की किताब के सोल्यूशन के अंदर ओसीआई के अंदर नजर आएगी, तो गलत भी नहीं है, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस जहां पे हमने लिखा है वो सिर्फ ओसीआई लिख देता है, लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा ये कॉन्सेप्ट तो हम इसके आगे ब्रैकेट में ओसीआई लिखा करेंगे, ठीक है। तो अब इस एंट्री को देखते हैं जो सोल्यूशन इन्होंने किया हुआ। ये तो हो गया ना कॉस्ट मॉडल, इसकी एंट्रीज तो हो गई सेम। एक मिनट, या तो करो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 20 से, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 20 से, या अल्टरनेटिवली क्या करो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 200 से और इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट 20 से। चेक करो, यही लिखा हुआ है, अक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 200 से, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट 20 से। कैसे निकला, ये छोटी सी वर्किंग यहां कर दी, सही है। अगले में आओ, हमने एंट्री कर रखी है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है। आईके ने सिर्फ क्या कर देना है, इसके आगे सिर्फ ओसीआई लिखा हुआ है, इसके आगे सिर्फ पीएनएल लिखा हुआ है और ये क्रेडिट। मैंने वैसे भी अभी आपको कहा था इंपेयरमेंट लॉस डेबिट ना करो, सिर्फ पीएनएल लिख दो, बिल्कुल सही है, गलती नहीं है। लेकिन हम ऐसे ही लिखा करेंगे हमेशा, इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाएगा, ओसीआई में। लेकिन ये अभी पता नहीं है आपको, जब पता लगेगा तो ये भी जाने लग जाएगा रूट होके वहां से, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वक्त आने में पता लग जाएगा आपको। अब ये एंट्री सॉल्यूशन में देखिए, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट ओसीआई में, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट पीएनएल में, फिगर्स वही है 7 और 13, और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो हमने इसका अपना तरीका सही वाला रखा हुआ है, कंफर्टेबल है उसके साथ। वो क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। बिल्कुल सही एंट्री है, तो वैसे ही चलाएंगे, इधर से परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। एंट्री की फिगर देख लो बस, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 7 से, पीएनएल वाला प्रॉफिट एंड लॉस वाला इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 13 से और 20 से एसेट क्रेडिट, 7 से ओसीआई, 13 से पीएनएल और ये अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, ठीक है। आगे बढ़ो, अक्यूमुलेटेड डिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट 200 से, और यही वाली एंट्री एसेट के साथ, फर्क सिर्फ वही आ जाना है जो मैंने आपको बताया, अक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 200 से, और ये इंपेयरमेंट लॉस ओसीआई में, ये इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में, और ये एसेट को क्रेडिट। तो वही काम हमने किया हुआ, ठीक है। तो इसलिए सोल्यूशन ये वाला ना देखना, आई कैप वाला मैंने रखा हुआ है एज इट इज, ठीक है। सोल्यूशन यही है बस, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जरा बताना था आपको, अगर ऐसी कोई इनकंसिस्टेंसी नजर आ जाए परेशान नहीं होना। सरप्लस का इस साल का आना या खत्म होना वो ओसीआई को ही हिट करता है, तो अगर उसने सोल्यूशन में ओसीआई लिखा हुआ तो सही है, बिल्कुल सही है, हम भी लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन ब्रैकेट में तब भी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन करो ना करो, क्वेश्चन आप करते नहीं आप जी बेटा, बोले आके, एक मिनट, आगे निकल गया काम, पीछे रहेगा काम। पहले क्वेश्चन नंबर चले 6 बोलें जी। सरप्लस रिकॉर्ड करना था ना, ये बेटा असल में ना मैंने जर्नल एंट्री, क्योंकि उसने मुझसे रिक्वायर नहीं की हुई थी इन सालों की, इसलिए मैंने इसको अलग नहीं किया, वरना ये 27 नहीं है, ये 121/5 डिवाइड बाय 9 करो, कितना आता है 13.5, हाँ सही कह रहे, 13.5 की एंट्री 2021 में होनी है और 13.5 की एंट्री 2022 में होनी है। ऐसे ही 3.5 की एंट्री 2013 में होनी है, 3.5 की एंट्री 2014 में होनी है। यहां पर तो सिर्फ वर्किंग थी तो हमने इकट्ठा कर दिया और दोनों साल की डेफिनेशन और ट्रांसफर नजर आ रही है। ये क्वेश्चन था या कोई और क्वेश्चन था? क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट ये है
कि जर्नल एंट्रीज पास करो रीवैल्यूएशन की 31 दिसंबर 21 पर। ओ ये तो मैं भूल ही गया, 1 मिनट, ये एंट्री भी करनी है। सुभान अल्लाह, ये तो आपकी बरकत से बेटा याद आ गया। ये देखो, ये जी एंट्री आ गई। इतना जज्बाती ना हो आप, लेकिन करनी है ये एंट्री, ठीक है जी। ये एंट्री, और इधर देखें बच्चों, इधर देखें जरा, जगह इधर है। इसका एक ही मेथड है जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो है एक्यूमुलेटेड। चलना यार, लिख देना यार, तेरी मेहरबानी जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसिड क्रेडिट। अब यहां पर आओ, कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है? 10 की। तो 10 की एंट्री करो। बोलो मत यार, ये जो बोल रहे हैं इनको कुछ गैरत है अगर तो चुप कर जाए, अगर कोई थोड़ी बहुत बच गई है। इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ। वो फिर बोल के कह रहा नहीं बची, जिसको मैंने मना किया। अच्छा, उसके बाद एसिड डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितने से? 31.5। ठीक है बच्चों, ये रिक्वायर्ड थी एंट्री। उसके बाद नंबर 2 ये रिक्वायर्ड है, नंबर 3 ये रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन में आपको ये नज़र नहीं आएगी एंट्री, और ये भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ब्लैक करके भेजी थी ना मैंने आपको, वो यही थी कि उसने ये मेथड मांगा हुआ है। तो ये एक एंट्री मांगी हुई है सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने, दूसरा ये एंट्री मांगी हुई है, तीसरा ये। तो जब सारी एंट्रीज मांगी ही नहीं है तो हम पागल हैं, हम सारी एंट्रीज करेंगे। सिर्फ 3 एंट्रीज मांगी गई थी। कौन कौन सी? कहता है जनरल एंट्रीज करो बाय एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेशन। किस किस की? रीवैल्यूएशन की 31 दिसंबर 21 पे, इंपेयरमेंट लॉस की 31 दिसंबर 23 पे, और रिवर्सल की 31 दिसंबर 25 पे। रीवैल्यूएशन की 31 दिसंबर 21 पे, इंपेयरमेंट की 31 दिसंबर 23 पे बाय एलिमिनेशन, ठीक है ना, और रिवर्सल की 31 दिसंबर 25 पे बाय एलिमिनेशन। तो ये आपको सॉल्यूशन में नजर आएंगी 3 अदद एंट्रीज, ठीक है ना। 3 तो नहीं, वैसे बन तो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 मौकों की 6 एंट्रीज नजर आएंगी, ठीक है बेटा। गॉट इट? गॉट इट? यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी देखो उसने क्या मांगा हुआ है, वो जो मैंने ब्लैक करके भेजा था जी, आज पता लग गया। अगर वो यूं लिखेगा तो फिर ये काम करना है, ठीक है। जनरल एंट्रीज करो बाय एलिमिनेशन, या अपनी एग्जांपल में ये लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहां डाला, वरना मैं एड्डा चंगा नहीं क्या करांदा, ठीक है। कर तो रहे थे, एक मेथड आता भी था। जनरल एंट्रीज बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर इंपेयरमेंट लॉस 31 दिसंबर 22 पे, और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 31 दिसंबर 24 पे। 31 दिसंबर 22 पे, लेकिन कौन सा मेथड? तो ये रिक्वायर्ड है। और फिर रिवर्सल की एंट्री किस दिन जी? 31 दिसंबर 24 पे, ये रिक्वायर्ड थी। और ये आपको सॉल्यूशन में नजर नहीं आएंगी क्योंकि ये वाला मेथड रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है ना। ये सारी कहानी इसलिए करनी पड़ी कि डायरेक्ट ये काम तो नहीं कर सकता था मैं, आप लोग परेशान हो जाते। अच्छा वाला टॉपिक आपका तैयार था, तो खाम में हम ऐसे एक छोटी सी चीज़ तेज़ी में करके, तो इसलिए मैंने आज का दिन, आज की शाम आप लोगों के नाम थी, ठीक है, ताकि ये बात आपको समझ आ जाए, ठीक है। या अल्लाह खैर। हेलो भाई, छुट्टी दी है मैंने? हाँ भाई अहमद, ये आपने छेड़छाड़ की है, किसी बच्चे का सवाल है? जरा बताओ। नहीं पहले आप माइक ऑन करके बताओ, आपने छेड़छाड़ की है? करो ऑन। टेंशन आ गई सर। अहमद बोलो। अच्छा अहमद माइक ही खराब कर ले हम। चलें जी, ठीक है, अहमद ही थे। किस्सा मुख्तसर। हाँ जी, आप पूछें कोई सवाल है तो। हाँ जी फरमाएं। हाँ जज़ाकल्लाह भाई, एक बात जो है वो कहने से रह गई शायद। सवाल ये हो सकता है आपके जहनों में कि अगर कभी इंपेयरमेंट और रीवैल्यूएशन एक ही दिन आ जाए तो पहले किसे करें? बताया हुआ है, फिर सुनो और लिख लो। हो सकता है ना लिखा हो, जिन्होंने लिखा हो वो ना लिखे, जिन्होंने नहीं लिखा हो वो लिख लें। अगर रीवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट सेम डेट पर आए, अगर रीवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट सेम डे पर आए तो पहले रीवैल्यूएशन फिर
इम्पेयरमेंट, पहले रिवाइजन करेंगे फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे एसेट को, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है, पास पेपर 2 भी करना है आपने, माना, लेकिन कल एक चीज़ छेड़ी थी, उसको तो किसी साइड पे लगाएं, किसी बन्ने लगाएं। मैंने आपको कहा था कि हाँ वो सेल प्रोसीड वाली बात है, वो जो चेंज हुआ स्टैंडर्ड ये। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया था कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, एट कॉस्ट। कॉस्ट में शामिल होती है परचेज प्राइस, सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो, जाहिर सी बात। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने कहा था जी शामिल हो सकती हैं, जिसके अंदर हमने कहा था जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंस्टॉलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंसल्टेंसी है, साथ में हमने बात की थी टेस्ट रन कॉस्ट है। टेस्ट रन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे टेस्ट रन कॉस्ट, बल्कि सवाल के तौर पे देखें, टेस्ट रन कॉस्ट क्या है। वो कहता है जी द इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ 6 million। ये टेस्ट रन कॉस्ट है 6 million, ठीक है। उसके बाद कहता है द नेट सेल प्रोसीड ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन वर, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो सैंपल्स प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग टेस्ट रन, उनकी नेट प्रोसीड्स कितनी है, 1.2। नेट सेल प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है पता है, नेट का मतलब होता है, तो मैं अज्यूम कर लूं कोई फिगर अगर आपकी इजाजत हो तो। यहां पे मैं कहता हूं जी सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स बाय सेलिंग सैंपल्स, लेट से वो आया था जी 3 रुपए, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सैंपल्स, लेट से वो आया था 1.8 मिलियन, तो नेट क्या आया 1.2 मिलियन, ठीक है जी। तो इसको कहेंगे ना नेट सेल प्रोसीड्स, ठीक है। और अगर नेट में प्रोसीड नेगेटिव आ जाएंगी तो वो नेट सेल प्रोसीड नहीं होंगी, वो नेट एक्सपेंस आ जाएगा। खैर पुराना ट्रीटमेंट क्या था, पुराना ट्रीटमेंट ये था, IAS 16 के पैरा के अंदर लिखा हुआ था, पैरा 17 में, वो मैं किताब के अंदर भी सही करके ना लिख के दिखा दूंगा आपको। अच्छा कि आपने क्या करना है, इस नेट सेल प्रोसीड को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, टेस्ट रन कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है। हाँ मतलब कॉस्ट को ऐड करना है और सेल प्रोसीड को माइनस करना है, तो नेट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड ने रिसेंटली एक चेंज डाली और स्टैंडर्ड ने कहा देखें ये जो टेस्ट रन कॉस्ट है ना 6 मिलियन, ये तो ज़रूरी खर्चा है, मैं टेस्ट रन पे सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, हालांकि इंस्टॉलेशन भी उसने साथ रखी है, लेकिन मैं समझा ये रहा हूँ ना। उसने कहा इन दोनों के ऊपर ये खर्चा है, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के समझ लो ये सिर्फ टेस्ट रन पे खर्चा है, ठीक है। टेस्ट रन पे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, टेस्ट रन के ऊपर को बिजली लगी होगी, मशीनें चली होंगी, 4 बंदे खड़े किए होंगे, कुछ और चीज़ें होंगी, ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद कर उसको जो है। तो उन्होंने कहा जो टेस्ट रन की कॉस्ट है उसे तो ऐसी कॉस्ट में ऐड करो, लेकिन ये जो सैंपल्स प्रोड्यूस होते हैं ना ड्यूरिंग टेस्ट रन, इनकी ना तो कॉस्ट को एसेट में ऐड करो, ना ही इनकी सेल प्रोसीड को एसेट की कॉस्ट में से लेस करो, बल्कि इनको कहां ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ और सेल को रेवेन्यू में ले जाओ, इसको एसेट की तरफ लेकर ही मत आओ। अब ये ट्रीटमेंट चेंज हो गया, ठीक है, तो सोल्यूशन को इसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें, चेंज कर लेना ताकि आप फिर घर पे उसको सही से करके ले आएं कल। फिर कौन से सवाल के ऊपर सोल्यूशन है इसका, 1 या अल्लाह खैर,
ये जी बच्चों, टेस्ट रन कॉस्ट जो यहाँ पर पहले माइनस करने की स्टैंडर्ड इजाज़त देता था, स्टैंडर्ड ने ना उसमें कुछ कहानी लिखी भी हुई है, किसी वक्त टाइम मिला तो मैं समरी से सुना दूंगा आपको कि क्यों उसने ये ट्रीटमेंट चेंज किया। ये जो सबसे मोटा नहीं स्टैंडर्ड होता सी पार्ट, उसमें बेसिस ऑफ कंक्लूजन लिखी होती हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बनाता है जो वहाँ पे उसने क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, और कोई चेंज भी आए तो उसकी बेसिस ज़ाहिर है बताते हैं। ऐसे थोड़ी है कि मुंह उठा के वो कुछ भी चेंज कर दें, ठीक है। तो वो बेसिस ऑफ कंक्लूजन किसी वक्त आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट सीखें। पहले स्टैंडर्ड इसकी इजाज़त देता था कि आप क्या करो, इस सेल प्रोसीड को टेस्ट रन सैंपल्स के प्रोड्यूस होने की कॉस्ट को भी एसिडी कॉस्ट में ऐड करो और उससे होने वाली प्रोसीड को एसिडी कॉस्ट में से लेस भी कर दो। तो हम ये कहते होते थे कि जी इसको आप क्या करो, एसिडी कॉस्ट में से नेट कर दो। अब ये ट्रीटमेंट की इजाज़त नहीं रही, ठीक है। इसका मतलब आपने इसको क्या कर देना है, इग्नोर। इस सवाल की हद तक क्या करना है, इग्नोर। और टेस्ट रन कॉस्ट पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, 6, और ये 290 की बजाय क्या आ जाएगा, हैं 291.2। अब इसी हिसाब से आपको पता है ये भी चेंज होगा 291.2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ठीक है सोल्यूशन बदला है क्योंकि ट्रीटमेंट बदला है, ठीक है जी। डिवाइड बाय 15 ईयर्स इंटू 8/12, बाकी कोई फ़र्क नहीं है जी। बोलो आंसर 12 पॉइंट, एग्जैक्ट फिगर होता हूँ ताकि फ़र्क पता लगे कि फ़र्क आ गया है, वरना तो आपने सर जी कोई फ़र्क ही नहीं है, वो मिलियंस में फिगर चल रही है ना जी। 12.94 मिलियन, ठीक है बच्चों। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे होते तो अब नया ट्रीटमेंट क्या कहता है, P&L के अंदर ये नेट सेल प्रोसीड्स एज एन इनकम शो करो, 1.2 मिलियन की एज एन इनकम शो करो। नेट सेल प्रोसीड्स ये रेवेन्यू है आपका, इसको एसेट में से माइनस ना करो, एसेट में से क्रेडिट ना करो, इसको इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये नया ट्रीटमेंट है, तो ये सोल्यूशन के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। अब अगले में चलते हैं, एक और सवाल में भी देखते हैं जी। जी मैं कईयों में होगा भाई, अभी तो कईयों में होगा, तो जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ बदलेगा ना ट्रीटमेंट। असल में सवाल तो पुराने हैं ना, अब ऑनवर्ड जो सवाल आएंगे उनके सोल्यूशन ऐसे आएंगे और उनके अंदर रिक्वायरमेंट बड़ी साफ सुथरी लिखेगा। फिर टेस्ट रन की कॉस्ट अलग रखेगा, सैंपल्स को अलग रखेगा, ताकि आपसे ये ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो करवा ले। पुराने सवालों में थोड़ा सा मसला है, जहां पर मसला है वो मैं खुद सवाल बदल के सब आपको सही करवा दूंगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड बदला है ना, चेंज आ गई, ठीक है। अगली बार किताब में सवाल ही ऐसे बदल देंगे कि जैसे सवाल हमेशा थे ही है जी। आगे बढ़ें, नंबर 2 को छोड़ें, मैंने देखा नहीं था, नंबर 4 देखा है मैंने। नंबर 4 में क्या कहता है, नंबर 4 में कहता है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, कितना जी, 193। लेकिन कहीं पे ये लिखा हुआ है कि इस प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग के दौरान कुछ सैंपल्स बने हैं, कुछ सैंपल्स बने हैं तो वो बिके हैं, तो ये तो एसिडी कॉस्ट में ऐड होना है। भाईजान, ओ भाईजान मेहरबान कदरदान, चौथे सवाल में ये एसिडी कॉस्ट में ऐड होना है, हो रहा है, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई सेल प्रोसीड्स वगैरह नहीं है, यहां तक कोई मसला। अच्छा, अब इसके अलावा अगर किसी सवाल में आएगा तो वो फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं जंप करना चाह रहा हूं भाई के फेवरेट सवाल पे। आज मैं सिर्फ इसकी फरमाइश पे शक्ल तो देख लूँ इस सवाल की, और वो सवाल नंबर है 25, मुझे पता है हो गए 25, बस मैं एक नज़र देख लूँ। ये इसमें भी ये वाली एडजस्टमेंट देख लेते हैं, फिर सवाल इंशाल्लाह आप कल डिस्कस करके फिर नया टॉपिक शुरू कर देंगे ऑन। ये इसके अंदर ना, अब ये बहुत पुराना सवाल है और इसके अंदर एडजस्टमेंट जिस तरीके से दी हुई है वो तरीके से अब जो चेंज आई है स्टैंडर्ड वाली वो टेस्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको उस जैसा बना लेते हैं, नए सवाल को जैसा बना देता हूं आपको, ठीक है। ये पुराना सवाल है जी, ये ऑटम 2005 में आया था। अच्छा, अब वो कहता है 1 जनवरी 2005 पे टेस्ट रन वॉज स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 5 एट अ कॉस्ट ऑफ 55। इसको क्या करोगे, एड इन कॉस्ट ऑफ, क्या चीज है ये वैसे हमारे पास, प्लांट है, प्लांट है ना, एड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट यानी कैपिटलाइज कर दो, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। आगे कहता है द सेल प्रोसीड ऑफ टेस्ट रन प्रोडक्शन वर। अब यहां पर देखें ना तो यूं लगता है ये सारी कॉस्ट इन यूनिट्स को बनाने की थी और ये सारी सेल प्रोसीड्स हैं, तो इसके लिए मैं आसानी करता हूं और मैं यहां पर एक लफ्ज़ ऐड करने लगा हूं, नेट, और ये सवाल बिल्कुल वैसा बन जाएगा जैसा पास पेपर 1 बना हुआ था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये टेस्ट रन कॉस्ट हो गई अलग और ये नेट सेल प्रोसीड्स हो गई
अलग, ठीक है ना। अब पुराने ट्रीटमेंट के तहत जो सोल्यूशन में हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, ये 550 में से ये माइनस हुआ हुआ है, अब ये इजाज़त नहीं रही, स्टैंडर्ड बदल गया है। पूरा 550 ऐड करोगे और जगह सवाल ये कह रहा है कि आप जो है वो क्या बनाओ, ये नहीं यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालो, तो फिर जस्ट क्या करना है, इसको इग्नोर, इसको क्या करना है, नोट डाल के जी ये अब नहीं आता, पैरा 20A नया इंसर्ट हुआ है, ठीक है ना। और अगर वो कह देता है एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, तो ये 320 आप इनकम में ले जाना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर फिर कल बात कर लेंगे, आज टाइम अब खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। कोई नया होमवर्क नहीं है, बस चीज़ों को कंप्लीट कर लें जो करवाई हैं, जो सवाल आज करवाए हैं दोबारा एक सीटिंग में बैठ के कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।